हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको, जहां पर हम आपको 9, 10 की हर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम आपको एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री किताब का पहला अध्याय, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपका जो विज्ञान है, विज्ञान में हमने आपका जीव विज्ञान का पहला जो अध्याय है, जिसका नाम कोशिका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में हमने पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया था। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। उस पिछले जो हमने आपको जीव विज्ञान में पढ़ाया, उसमें हमने आपको मतलब पार्ट टू पार्ट पढ़ाया है। तो देखिए, इस क्योंकि हमने आपको डिटेल समझाया, आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट लेके आपको हर टॉपिक को कवर कराया है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10th के बाद 11th 12th में अगर नीट यानी आप बायोलॉजी साइड लेंगे, यानी पीसीएमबी लेंगे, पीसीबी लेंगे या फिर पीसीएमबी लेंगे, तो आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम आपको अभी से तैयारी करा रहे हैं। 9, 10 के साथ साथ 11, 12 की भी एक प्रकार की तैयारी आपकी करा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे जिसे हमने आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाया था। देखिए, हमारा जो मतलब स्टूडियो सिस्टम है, जहाँ पर हमारे बोर्ड शोर्स लगते हैं, वहाँ पर देखिए अभी कुछ काम हो रहा है, इसलिए हम आपको इस मोबाइल के थ्रू एनसीईआरटी बुक के थ्रू आपको पढ़ा जा रहे हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एनसीईआरटी के बुक के बारे में पढ़ाएंगे। साथ साथ आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जो नोट्स हैं वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक कॉपी वाला और एक आपको ऐसे पीडीएफ वाइज हम आपको नोट बना के भी देंगे और साथ आपको कॉपी में भी बताएंगे उस टाइम कैसे लिखना है, ये भी। और क्वेश्चंस, अगर देखिए आप किसी प्रकाशन का बुक, जैसे राजीव प्रकाशन, नागिन प्रकाशन, इन सब प्रकाशन का बुक लगता है, उसकी भी नोट्स देंगे और साथ साथ एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके भी नोट्स देंगे, ये आप जान जाइए। तो फटाफट से आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर को। तो सब लोग आप जुड़ जाइए। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए रेवोल्यूशन खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा हिस्ट्री का पहला जो हिस्ट्री का बुक है हमारा, समकालीन भारत एंड विश्व। तो देखिए, इसमें देखिए जो आपके 5-6 चैप्टर्स हैं और उन 5-6 चैप्टर्स में 2 खंड है। इस बुक का 2 खंड है। पहला होता है घटनाएं एवं प्रतिक्रियाएं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको घटनाएं एवं प्रतिक्रियाएं दिख रहा है। देखिए, खंड 1 है घटनाएं एवं प्रतिक्रियाएं। अब देखिए, घटना एवं प्रतिक्रियाएं क्या है, तो देखिए आपको बता देते हैं हम। देखिए, हमारा जो बुक है इसमें 2 पार्ट से हमने बता दिया। अब देखिए, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं और देखिए 3 चैप्टर्स किसी पुरानी घटना पे बेस्ड है। जैसे देखिए, पहला चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये फ्रांस पे घटित हुआ था, फ्रांस पे घटित होता है, यानी फ्रांस पे ही बेस्ड है। दूसरा चैप्टर हमारा यूरोप में समाजवाद यानी यूरोप पे बेस्ड है और साथ साथ उसी में रूसी क्रांति यानी रसिया पर बेस्ड है, रसिया की घटना को दिखाएगा। तीसरा क्या दिया है, नाजीवाद यानी नाजीवाद और हिटलर का उदय, यानी यहाँ पर किसकी बात, जर्मनी का आपको घटना दिखाया जाए। तो ये घटना है, उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग अपने देश को कैसे आज़ाद करते हैं, लोगों का उसमें क्या योगदान है, ये इस खंड के इन 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है, क्या है, हमारा पहला चैप्टर है दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या है, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए हम अब फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ लेते हैं। तो आज इसका हम पहला भूभाग बता देंगे, यानी इसके देखिए इसके कई पार्ट्स हैं। पहला है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। उसके बाद इस मतलब क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि महिलाओं का क्या योगदान था, जो श्रमिक थे, जो गुलाम थे, दास थे, उनका क्या योगदान था। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें आतंक का राज, ये सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज आपको 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए या फिर आप समझने के लिए अपनी बुक्स खोल लीजिए। तो चलिए हम पढ़ना जाना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 जुलाई सन 1789 की सुबह को पेरिस में आतंक का माहौल था। देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति का पहला जो लाइन लिखा हुआ है, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था।
कैसे आतंक का माहौल था। देखिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वहाँ पर भुखमरी हुई थी, आप पहले ही जानते हैं। ये हिस्ट्री का नॉस्टैल्जिया है, यानी आप अगर नॉन के स्टूडेंट हैं, आपका कोई बड़े आदमी आगे जाके बन गए, अगर आपसे सामाजिक विज्ञान आपका बोर्ड के बारे में पूछेंगे, 10 के बोर्ड 9 के बोर्ड, तो उसमें आपको फ्रांसीसी क्रांति याद आ जाएगा, क्योंकि ये आपको भाव देता है, आपको ये भाव देता है। इस सामाजिक विज्ञान की इस किताब में ये चैप्टर पहले इसलिए रखा गया कि आपको भाव दे, यानी आपको ये भावना में डाल देता है। तो अब चलिए हम इसके बारे में पूरी तरह से जान लेते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था, इतना समझ गए। यानी लोग गुस्से के आक्रोश में थे, यानी कोई खतरनाक मतलब घटना होने वाली थी, आतंक था। इसलिए सम्राट ने सेना को सुबह शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना के नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला था। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन किया। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की, देखिए यहाँ पर हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों पे जबरन प्रवेश कर गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस हेडिंग के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दिन जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला था, यानी अगर आपसे पूछा गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ है, तो आप लिख दीजिए 14 जुलाई 1789 में। अब देखिए क्या ये हेडिंग बोला है, ये मतलब आपको ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि 14 जुलाई 1789 के दिन एक आतंक का माहौल था, यानी लोग गुस्से भरे में थे, या फिर लोग डरे हुए थे। लोग गुस्से भरे में थे और लोग डरे हुए थे। अब क्या किस लिए डरे हुए थे कि सम्राट ने सेना को घुसने दिया, यानी सेना को शहर में घुसने दिया। किस शहर में? पेरिस शहर में। यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, पेरिस में घुसने को दिया। अब क्यों जो सम्राट है उस सेना को पेरिस में क्यों घुसने दिया? अब देखिए अफवाह थी कि सेना के नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला था। अब देखिए इसलिए लोग डरे हुए थे, आतंक का माहौल इसलिए था, लोग गुस्से में से इसलिए थे क्योंकि ये मतलब लोग अफवाह सुने थे कि अब राजा हमें मारने वाला है, गोली चलाने का आदेश देने वाला है, इसलिए कुछ लोग डर गए थे। कुछ लोग गुस्से में थे कि यहाँ बताई थी हम उनने। तो देखिए इसी के नाते लोग डर गए थे, और डरे हुए लोग और गुस्से वाले लोग 7000 पूरे मतलब उनके लोग 7000 मिलके और औरत, मर्द और औरत यानी पुरुष और स्त्री मिलके टाउन हॉल, एक जगह है टाउन हॉल, इसका नाम आप ध्यान में रख लीजिए, टाउन हॉल, यहीं पे ये होने वाला था जगह के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक सेना के रूप में अपने आप को गठित कर लिया था। और हथियार, सेना से लड़ना चाहते हैं ना, सेना को हराना चाहते हैं, सेना पे अपना गुस्सा उतारेंगे ना, क्योंकि अब सेना इन्हें मारने वाली थी। पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, लेकिन सेना इन्हें मारने जा रही थी, ऐसा अफवाह चल गया था। तो लोग अब चाहते हैं कि हमारे पास हथियार, तभी हम सेना का मुकाबला कर पाएंगे। अपने वाले के सामने को कैसे मुकाबला करेंगे? अगर उसके पास 2 तलवार और 1 बंदूक है, तो हमें भी कुछ ऐसा चाहिए ना, हमें कम से कम 1 बंदूक और 1 तलवार ही मिल जाए, 2 तलवार ना मिले, कम से कम उसके टक्कर का तो हो जाए। तो इसलिए हथियार की खोज में इन्होंने सरकारी जगहों पर, हथियार की खोज में उन्होंने सरकारी जगहों पर जबरन प्रवेश कर गए। इतना आपको समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए पढ़ के सुना रहा है। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल के किले को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों के घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। अब देखिए अब ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, देखिए आप सुनिए। ये कहना चाह रहा है कि देखिए अब सब जबरन प्रवेश कर रहे हैं सरकारी एरिया पे, सब अब जबरन प्रवेश कर रहे हैं। जो सरकारी भवन हो, इमारत हो या कोई दफ्तर हो, वहां पर अब लोग घुस रहे हैं। किस लिए? हथियारों के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अब लोग इसी के नाते लोग मतलब सैकड़ों लोग यानी 1000 लोग, 500 लोग मिलकर पेरिस नगर के पूरी भाग यानी उसके ईस्ट दिशा की ओर चल पड़े। अब क्यों चल पड़े? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। यानी क्या है, क्या कहना चाह रहा है कि पूर्वी वो जो पेरिस का पूर्वी एरिया था, जिस मतलब पूर्वी एक किला था, किला जेल मतलब जेल वाला किला था,
वहाँ उसका नाम क्या था, बेस्टाइल, यानी बास्टिल का एरिया था। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब ये एक जेल है, अब जेल में ही गोला बारूद, अब असला बारूद, ये सब चीज़ें बास्टिल के किले में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो जेल था, वहाँ पर कैदी भी थे, कैदी तो होंगे तो हथियार भी होंगे, एक पुलिस थाना के रूप में था। अब इसी के नाते लोग अब उस किले को ही तोड़ डाला। क्यों तोड़ डाला? अब इसलिए लोगों ने तोड़ डाला कि अब उन्होंने जाना, यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है, तोड़ डाला और साथ में हथियारों को जब्त कर लिए। यहाँ पर इन्होंने हथियारों को कब्जे में कर लिया, यानी जब्त कर लिए, और इसी लड़ाई में बेस्टाइल का कमांडर मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए, लेकिन उनकी संख्या 7 थी। यानी इस बड़े से जेल में सिर्फ 7 लोग ही थे। सोचिए कितने टॉप 10 वो कैदी होंगे जो 7 लोग इसमें बंद थे। अब देखिए कमांडर इसमें मारा गया था। कमांडर खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। अब उधर देखिए यहाँ पर अब इन्होंने तोड़ा क्यों था? तोड़ा इसलिए था कि सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक होने के कारण बास्टिल से लोगों का मतलब घृणा का केंद्र बन गया था। अब यानी ये सम्राट ने अपनी किसी चाह के लिए बनवाया था, यानी सम्राट को ये किला बहुत पसंद था, यानी सम्राट की जो निरंकुशता थी उसके लिए किला बहुत पसंद था, उसके लिए, राजा के लिए। तो इसलिए लोगों ने इसे तोड़ डाला। मैं राजा से नफरत करता हूँ, मैं इसका किला तोड़ दूंगा, इसका घर जवार सब तोड़ दूंगा, सब लूट लूंगा, इसलिए लोगों ने किला तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अब इसके मतलब अवशेष जो हैं, इसके जो अवशेष हैं उसे बाजार में इन्होंने बेच दिए। और किन लोग को बेचे थे? जो मतलब इसे एक मतलब प्रतीक के रूप में रख रहे थे। हाँ, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे पिताजी ने बेस्टाइल के किले को तोड़ा था, जो कि राजा बहुत ही महान और हरामी राजा का मतलब था, इसलिए तोड़ दिया था और हमारे देश को आज़ादी उन्होंने दिलवाई थी। इसलिए देखिए मेरे पास ये है अपने पिताजी की, अपने दादाजी की, ये प्रतीक मैं रखा हूँ इसलिए। अब देखिए अगला हेडिंग देखते हैं। इस घटना के कई दिनों तक पेरिस और तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगाई की कीमतों पर विरोध कर रही थी। बाद में इसी दौर पर सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने एक लंबे घटनाक्रम में एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी प्रस्तुति फ्रांस की सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब देखिए यहाँ पर आखिरी में पूछ लिया है आपसे एक क्वेश्चन और आपको दिया है एक असमंजस में कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। अब इसी के साथ साथ अब हम जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रियल पार्ट के बारे में कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या कंडीशंस हुई कि हमको ये पढ़ना पड़ा, बेस्टाइल का ये पार्ट पढ़ना पड़ा। तो अब जानते हैं इस पैराग्राफ के बारे में। देखिए पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जब ये सब हो चुका था, किला विला छटका दिए थे उन्होंने मारवाड़ के, तो कई साल बाद उस पेरिस एरिया में, उस बेस्टाइल के पार्ट के एरिया में और जो फ्रेंच देश था उसके और क्षेत्रों में और लड़ाइयाँ दंगे हुई। और इसी के कारण अब सरकार, अब जब लड़ाई होती है किसी देश में, अगर गृह युद्ध हो जाए तो उसका जो अर्थव्यवस्था रहता है वो गिर जाता है, आर्थिक स्थिति अर्थव्यवस्था गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो खाने वाले खाद्य पदार्थ जो ज़्यादा बिकती थी, जिस पे लोग ज़्यादा डिपेंड थे, वहाँ पर हमारे जैसे तो आलू चावल उगते तो है नहीं क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। वहाँ पर पावरोटी बनते हैं, पावरोटी होती है, मतलब आटा वाटा उगते हैं, कुछ वाइट टाइप का आटा उगता है, तो उससे से पावरोटी बनाई जाती है। तो वही पावरोटी उन लोग का जीवन का आधार था। पावरोटी देखिए इस पे महंगी हो गई, इसलिए इस पे विरोध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। फिर बाद में इतिहासकारों ने इस घटनाक्रम की कड़ियों की शुरुआतियों को देखा और ऐसे नतीजे पहुंच गए जहां पर इस सम्राट को फांसी दिए जाने पे ही इस जो फ्रेंच एरिया है उसको आज़ादी मिली। अब ऐसा नतीजे हमको क्यों चाहिए, ऐसा क्यों हुआ कि जिसके कारण हमें ये नतीजे देखने पड़े? अब ऐसा क्यों हुआ, अब यही क्वेश्चन है। अब इसी के साथ हम इसके पहले टॉपिक 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं शताब्दी के उपरांत में फ्रांसीसी समाज के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला पेज आपके सामने दिख रहा है। अब चलिए हम इसे एक लाइन से पूरा पढ़ लेते हैं या फिर हम पढ़ते पढ़ते समझा देते हैं। देखिए अब सबसे पहले सन 1774 में बोर्बो राजवंश का राजा लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ। उस समय उसकी मात्र 20 साल की उम्र थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमार मैरी एंटोनेट से हुआ था। अब देखिए इस सब का मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले के टाइम बताया जा रहा है। अब देखिए 1774 में एक राजा है, मैं जूम कर देता हूँ।
1774 में एक राजा है जिसका क्या नाम है, लुईस स्टेन। किस राजवंश का है, बूर्बो राजवंश का। किस राजवंश का है, बूर्बो राजवंश का। बूर्बो राजवंश का राजा कब बना, 1774 में। नाम लुईस स्टेन। इतना आपको ध्यान रखना, मेन करेक्टर यहीं पे है, यही राजवंश का इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे मेन करेक्टर है। अब देखिए आगे आगे क्या है, अब ये राजा कब बना था, 1774 में। इसकी उम्र कितनी थी, 20 साल थी। इसकी विवाह कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ, नाम मेरी एंटोनेट, जो कि इससे बड़ी पागल थी, बस ये जान जाइए। इन रेवोल्यूशन का कार्ड यही दो लोग थे, मतलब बूर्बो राजवंश का राजा लुईस स्टीन और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट। इसी के कार्ड यह फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब आगे देखिए, ये हमारी क्लास देखिए कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, राज्यरोहण के समय उसने अपने कोष खाली पाए। लंबे समय तक ये चले युद्ध के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वारसा का किला बनाने और शान शौकत बनाने के लिए फजूल खर्ची हुए। लुईस स्टीन ने शासन काल में फ्रांस के अमेरिका को 13 अपने से शत्रु ब्रिटेन को आज़ाद करने में सत्ता दी। इसके चलते 10 अरब लिब्रे देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, इसे ध्यान रखना है, का अधिक कर्ज जुड़ गया, जबकि उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे तो हो गया था, अब 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से पड़ा था। इतना जान जाइए, इतना। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब इसकी शादी हुई, अब इसका राज्य रोड हो गया, नहीं ये राजा बन गया, माथे पे तिलक लगा दो। अब जब ये राजा बन गया तो देखा कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, भिखमंगा हूँ मैं खुदे, ये क्या बात हुई। तब देखो, अब जब ऐसा हुआ तो उसने देखा कि क्यों राजकोष खाली हुआ, क्वेश्चन हो गया ये। अब देखिए पहला कारण क्या था, वारसा, मतलब जो एरिया था, एक जगह वारसा था, वहाँ पर अपना महल बनवा रहा था, अपने संसाधन शान शौकत जहाँ पर ये रहता था वारसा, और वहाँ पर महल भी बनवाता था, राज दरबार के शान शौकत में फालतू खर्च कर रहा था। अमेरिका को सहायता दे रहा था, मतलब अमेरिका के 3 उपनिवेश राज्य को, मतलब अमेरिका को आज़ादी कराने के लिए इसने उस पर बहुत सारे पैसे के साथ उसे सहायता दी, और इसी के कारण और इसके पर और ज़्यादा कर्ज चढ़ गया, और ये ब्रिटेन से और खुद से, मतलब ब्रिटेन से इसकी गहरी दुश्मनी थी और लड़ाई उससे हो रही थी, जिसके कारण इसके ऊपर 10 अरब लिब्रे वहाँ की करेंसी थी, वहाँ की करेंसी के हिसाब से ये लिब्रे है, यहाँ की करेंसी के हिसाब से 20-30 अरब हो सकते हैं, तो लिब्रे से भी अधिक कर्जा उसमें जुड़ गया। यानी 10 लिब्रे नहीं था, यानी 10 अरब लिब्रे नहीं था, उससे प्लस में लिब्रे था, यानी ये 10 मिलियन प्लस लिब्रे इसने फजूल खर्च किया था, 10 मिलियन प्लस। इतना आपने देखा भी नहीं होगा, इतना इसने खर्च किया और कर्जा भी चढ़वा लिया, जबकि पहले से इसने 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। देखो, यानी पूरा मिला के 12 अरब लिब्रे से अब कर्जे में ये रह गया। अब इसके आगे देखिए, सरकार की कर्जदाता और 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार को अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, और नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी समाज ने करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज ने 3 स्टेट में बटा हुआ था, केवल 3 स्टेट के लोग साझरते ही अदा करते थे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसका एक समरी बात बताता हूँ। देखिए, यहाँ जहाँ से हमने पढ़ा, यहाँ से सरकार की कर्जदाता से लेके इस स्टेट के एरिया तक, यहाँ तक इसने क्या कहा, अब फालतू में जब सरकार, मतलब इतना कर्जा चढ़ गया, फालतू में इसने पैसा खर्च किया, जिसके कारण अब सरकार के पास खाली तो है, जो तिजोरी खाली है। अब इसके नाते जो मतलब सरकार थी, उसे अपना बजट पास करना भी था, जिसके कारण उसने सोची कि क्या हो, अब मैं अपना टैक्स क्यों ना बढ़ा दूँ, और फालतू, क्योंकि अब क्या रहा, टैक्स इसलिए बढ़ाने के लिए क्योंकि जब इसके पास राज को खाली है, लेकिन इसे तब भी पैसा देना है। किस लिए पैसा देना है, यानी नियमित खर्चे इसके होते रहते हैं। पहला क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला है सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए इतना इसको पैसा देना है, इसलिए इससे बाध्य हो गया।
अब ये भी इसके लिए कुछ नहीं था। अब सोचा कि क्यों ना अब मैं कर ही पास करूँ, क्योंकि उसके पास देखिए ऑप्शन था कि कर पास करूँ, लेकिन इसे नियमित खर्चों के नाते अब इसने जल्दी से सोचा कि मैं अब क्यों ना बजट पास कर दूँ। लेकिन इतने आसानी से कोई अपना बता कर बढ़ा नहीं सकता है। मतलब ये राजा का एक सिस्टम होता था। क्या था? राजा किंग का एक सिस्टम होता था। किंग का सिस्टम था बजट पास करने के लिए, यानी टैक्स के लिए। किंग का सिस्टम, किंग सिस्टम बजट बराबर टैक्स पास के लिए। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब इसी के कारण अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं टैक्स बढ़ा दूं। तो अब टैक्स ऐसे कोई नहीं बढ़ा सकता, मैंने कहा। अब इसलिए ये बात हो गया कि अब मैं टैक्स बढ़ा दूं। तो अब उस टाइम फ्रांस में 3 स्टेट में जो समाज था वो बटा हुआ था। देखिए पहला स्टेट में से पहला स्टेट्स पादरियों का था, जिसे मतलब प्रेजेंट्स कहते थे, प्रेजेंट्स। दूसरा था लेब्रेट्स, मतलब कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन होते थे? कुलीन वर्ग जो अमीर लोग थे, अमीर व्यापारी थे, अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, जिनको कुछ छूट उठती। पादरी वर्ग जो धार्मिक कार्य होते थे, और ये कुलीन वर्ग वाले थे, यही टैक्स लेते थे। इनका एक अलग टैक्स होता था, यह अभी आगे बताया जाएगा। ये टैक्स लेते थे जिसको कहते थे, मतलब जिसे कहते थे टाइल। टाइल इसे कहते थे। और जो चर्च वाले लोग थे वो एक टैक्स लेते थे जिसे कहते थे टेथ। इसे टाइथ भी कहते थे। और वो एक टाइल नाम से, यानी टेल नाम से एक प्रत्यक्ष कर, और चर्च वाले टाइद नाम से एक धार्मिक कर इनसे लेते थे। और जो टाइल था वो राजा को दिया जाता था, और टेथ भी राजा को दिया जाता था। तो अब बताओ, ये जो दोनों लोग थे ये टैक्स सिर्फ लेते थे, देते नहीं थे। इनको ये धार्मिक कर दिया गया था, मतलब इन्हें धार्मिक एक पावर दिया गया था कि यही लोग टैक्स नहीं देते हैं, ये लोग टैक्स लेते हैं, जो कि रॉन्ग है ऐसे। अब कौन लोग देते थे? तीसरे स्टेट के लोग। तीसरे लोग गरीब किसान, भूमि लोग, नौकर, दास, जिनके पास पैसे नहीं थे, थोड़े पढ़े हुए लोग थे, ये सब। अब ये जो तीसरे स्टेट है ये भी 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग है बड़े लोग का, यानी बी है। मतलब इसमें मतलब जो सरकारी वकालत है, जज वज लोग थे, थोड़े बड़े किसान थे, जो नौकर रख के वो लोग थे। और जो दूसरे लोग थे जो छोटे किसान थे, पढ़े लिखे, टीचर, अध्यापक, डॉक्टर, ये सब थे, यानी ये लोग बिगिनर थे। रुक जाइए ये मतलब ये जो पहले लोग थे ये थे मतलब रिच वाले। और जो इनके दूसरे वाले जो लोग थे वो थे बिगिनर्स, यानी थोड़े वैसे मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं। ये देखिए मैंने बता दिया है, जो पहले लोग थे वो बड़े किसान थे, जो दूसरे वाले लोग थे वो पढ़े लिखे कर्मचारी जैसे लोग थे, और तीसरे जो भूमि किसान दास वास थे वो सब थे। तो इसमें आपको इतना समझ में आया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला गया था, इतना मैंने समझा दिया है। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया गया, मैं आपको थोड़ा एडवांस समझा दिया। मैंने बोला यहाँ तक था, लेकिन आपको मैंने पूरा यहाँ तक समझा दिया है। ये जो मैं लाइन अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, इतना मैंने आपको पूरा टोटली समझा दिया है। तो देखिए इतना आपको समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहीं से आपको पूरा यहाँ तक का समझा दिया है। अब देखिए आगे बोल रहा है क्या, चर्च के किसान करों का एक टाइल हिस्सा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है, यानी ये पूरा टाइप मैंने समझा दिया है। अब देखिए 3 स्टेट कौन कौन से थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चार्ट भी आपके सामने है, यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। देखिए पहला स्टेट पादरी वर्ग, ये पहला स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग, और तीसरा स्टेट जो है आपका, तो वो देखिए तीसरा स्टेट के लोग। देखिए अब तीसरे स्टेट में भी 2 टाइप्स हैं। पहले होते हैं बड़े व्यापारी, वकील, कर्मचारी, दूसरे होते हैं कारीगर, पढ़े हुए लोग थोड़े, और तीसरे भूमिहीन मजदूर, जिनका कोई अता पता लापता नहीं था, यानी इनका कोई वैल्यू नहीं था। देखिए ये है स्टेट्स का समाज। देखिए यहाँ पर पूरा देख लीजिए स्टेट्स का समाज। ध्यान देखिए तीसरे स्टेट के लोग कुछ अमीर और कुछ गरीब भी हैं। अब देखिए या तो अब समझा दिया हमने आपको। अब आगे देखिए ये एक इमेज है, ये इमेज है, मैं इसमें समझा रहा हूँ। ये इमेज क्या है, देखिए इसमें ये मकड़ा और मकड़ी नाम से एक इमेज ये प्रस्तुत किया गया। मकड़ा क्या है इसमें, मकड़ा जो है आपका, ये जो मकड़ा है
ये बदमाश जो बैठा हुआ है ये मकड़ा है, और ये जो गरीब आया है ये मक्खी है। अब देखिए जो मक्खी है ये इसे पैसा दे रहा है, लेकिन ये इसकी तरफ देख नहीं रहा है और सब कुछ स्वीकार कर ले रहा है। ये मकड़ा मक्खी का ये काम है। अब देखिए एक टॉपिक इसमें दिख रहा है, जीने का संघर्ष। अब इसे समझ लेते हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। देखिए यहाँ पर जनसंख्या 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़, इसे 0.3 करोड़ थी। अब 1789 में ये 2.8 करोड़ हो गई। इतना समझ में आया आपको? अब 2.8 करोड़ हो गई, यानी जनसंख्या बढ़ गई थी। अब परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना से काफी तेजी में बढ़ी। अधिकांश लोग की मुख्य खाद्य पावरोटी और कीमतों में तेजी वृद्धि हुई। अधिकार कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे तथा मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ी थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब तक बदतर होती है जब सूखे और ओले का प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इस रोजी रोटी से संकट पैदा हो जाता है। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस के काफी आम थी। तो देखिए इतना आपको समझ में आया, मैं इसे समझा देता हूँ आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये जो टॉपिक है ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि देखिए जनसंख्या बढ़ी। 1715 में क्या थी, 2.3 करोड़, और 1789 पे 2.1 करोड़ हो गई। अब उसी के साथ अब जनसंख्या बढ़ी, लेकिन अनाज थोड़ी ना बढ़ा। किसान हाँ 90% थे ये है, लेकिन उतनी संख्या में अनाज नहीं हुए, लेकिन उसकी मांग बढ़ गई। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा लोग को आना चाहिए, लेकिन अनाज की पैदावार उतनी हो ही नहीं रही। सामान जितनी थी उतनी हो गई, जनसंख्या बढ़ी लेकिन अनाज उतने ही बने, लेकिन उसकी मांग लेकिन बढ़ गई, जिससे इनका जो मुख्य खाद्य पावरोटी था उसकी कीमत तेजी से वृद्धि हुई, यानी बढ़ गई। मांग बढ़ गई तो दाम भी बढ़ गई। अधिकतर कामगार मजदूर मजदूरी करते थे और मजदूरी मालिक तय करते थे, यानी अधिकतर जो तृतीय स्टेट के लोग थे, क्योंकि उन्हें ये कर देना पड़ता था, जिसके कारण वो लोग मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, यानी कुलीन वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग, और बड़े जो तृतीय स्टेट के बड़े पद वाले हैं वो। लेकिन इनकी जो महंगाई के कारण इनकी जो आय थी वो नहीं बढ़ी, यानी इनकी पैसे नहीं बढ़ाए गए, जिससे ये मान के चलिए 500 रुपये प्रति महीने काम कर रहा है एक आदमी, एक है गरीब नौकर, 500 रुपये प्रति महीने में काम कर रहा है। अब कुछ दिन बाद बढ़ गई रेट, खाने वाने का रेट बढ़ गया, लेकिन उस आदमी की सैलरी नहीं बढ़ी। उस आदमी की सैलरी 500 से 500 ही, उसकी सैलरी 700 नहीं हुई, ना उसकी सैलरी 1000 हुई, उसकी सैलरी बढ़ी ही नहीं। तो यही इसमें बताया जा रहा है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। स्थिति तब बदतर हो जाती थी जब ओले और प्रकोप की पैदावार खराब कर देता था, यानी स्थिति और खराब तब होती थी जब ओला आंधी तूफान चल जाते थे और जो अनाज उगती थी, जितनी अनाज बराबर उगती थी वो भी नहीं उग पाती थी, तो और बदतर हो जाती थी। रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थी। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क है आपका, जीविका की संकट कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इस डायग्राम करके आना। देखिए यहाँ पर कुछ फिलअप है, खरा फसल है, उसके बाद डैश दिया गया है, ये डैश डैश है आपका, डैश डैश है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद लिखा है अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ पर एक डैश इधर दिया गया है, एक इधर है, और एक ऐसे होके ऐसे गई है, जिसके कारण यहाँ पर महामारी उत्पन्न दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक खाली जो इंदौर जाके मिलती है, यह है एंडिंग पॉइंट इसका, यह है इसका एंडिंग, ये इसका स्टार्टिंग। अब आगे, अब आप जानेंगे इसके सबसे बड़े पड़ाव के बारे में जिससे फ्रस्ट्रेशन होता है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उभरते मध्यम वर्ग के विषय अधिकार के अंत में कल्पना की, क्या ये क्या बोला है, उभरते मध्यम वर्ग के विषय अधिकारों के अंत में कल्पना की, ये जानेंगे हम इसके बारे में। क्या है ये जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसे। पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्धि और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे।
18वीं शताब्दी में एक नए समाज समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिससे फसलते समुद्र पार व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी व रेशमी कपड़ों का निर्यात तो किया जाता था, लेकिन समाज में समृद्ध लोग उन्हें खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट के इन सौदागरों के निर्माणकर्ताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील और पेशेवर आदि लोग शामिल थे। सभी लोग पढ़े हुए थे। सभी लोग क्या थे? पढ़े हुए थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा अटक गया था, मतलब थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर अटक मतलब पढ़े थे। इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मजाना अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उनकी योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों व अवसरों के विचार पर आधारित ये समाज भी परिकल्पना जॉन लॉक, जे लॉक रूसो प्रस्तुत दार्शनिकों ने की थी। टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इसके आगे रुक गया है, इतना हम आपको समझा दे रहे हैं। इतना देखिए क्या करा है, यहाँ पर मध्यम वर्ग के बारे में बताया। मध्यम वर्ग कौन था? अब मैं बताता हूँ मध्यम वर्ग कौन था। देखिए आपने पहला ये जो इमेज देखा था, देखिए ये जो स्टेट्स के आपने इमेज देखे थे, ये इमेज, इसमें ये तो है, ये है, लेकिन ये जो है इसमें मैंने कहा दिया था क्या पढ़े लिखे लोग आते। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने कह दिया था पढ़े लिखे लोग आए थे, इसी में बिलोंग करते थे। तो ये जो मध्यम वर्ग था, ये क्या था? ये मध्यम वर्ग वही पड़ता जिसमें कारीगर और छोटे किसान आते थे और साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी आते थे। क्या था कि ये लोग जो मध्यम वर्ग, एक न्यू वर्ग इसमें आता है जो पढ़े हुए लोगों का था, जिसमें लोगों का मानना था कि किसी को भी ऐसे जनमाना अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी को भी टैक्स, ऐसा नहीं कि सभी अमीर लोग टैक्स ना दे, सबको टैक्स देने का अधिकार है। राजा को सबको टैक्स देने का अधिकार है। सभी लोग को टैक्स देना चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। किसी को जनमाना अधिकार नहीं देते कि ये इनको ईश्वर ने भेजा है, इनको किसी और ने भेजा, क्योंकि उस टाइम के लोग मानते थे कि जो राजा होता था वो ईश्वर ने चुन के उन्हें भेजा। और जो पादरी व कुलीन वाले लोग होते थे, जो पादरी वर थे, वो कहा कि वो धर्म के लिए उन्हें ईश्वर ने जमीन पे भेजा, धार्मिक विचारधारा फैलाने के लिए। और कुलीन वर को भेजा था कि ये जो मतलब जो अच्छे मतलब ये कुलीन वर जो लोग वो मतलब दुनिया की स्थिति को संभाले, राजा की मदद करने के लिए भेजे गए थे कुलीन वर को। और ये जो मतलब तीसरे स्टेट के लोग, जो कृषि स्टेट के लोग थे, वो लोग समझते थे कि हम पहले जन्म में कुछ पाप किए थे जिसके कारण हमें ऐसे भुगतने पड़ रहे हैं। यही कारण है तीसरे स्टेट का। ये आप का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ये है, क्वेश्चन है ये, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपका आंसर दे दिया है। अब देखिए यही यहाँ पर तीसरे स्टेट के लोग ने क्या दिया था। ये सब जो हमने आपको बोला है ये तीसरे स्टेट के लोग कह दिया था। अब देखिए इसी तीसरे स्टेट में यहाँ पर दो लोग का नाम लिया गया है। एक है जॉन लॉक, ये जॉन लॉक और जाक रूसो। ये कौन थे? ये थे क्या? दार्शनिक। दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है जो अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करे, उन्हें दार्शनिक कहते हैं। तो ये जो जॉन लॉक थे वो एक दार्शनिक थे और रूसो भी एक दार्शनिक थे। इन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया, लोगों को बताया कि हाँ लोगों को जैसे जनमाना अधिकार नहीं देना चाहिए। अब क्या यहाँ पर इनकी एक बुक दिखाई गई है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए थे। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। इसे क्या है, मतलब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा को दैवी व निरंकुश अधिकार के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक सामाजिक अनुबंधन का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू आपको दिखाए गए हैं। तीसरे मॉन्टेस्क्यू ये भी एक दार्शनिक थे। इन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसकी रचना सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको लाइन अपने बुक में अंडरलाइन कर लेनी है, इतना आपको अंडर। और इसके आगे जो लिखा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, वह इसी सरकार की मॉडल बनाई थी। इतना आपको टिक लगा लेना। यहाँ से आपको मॉन्टेस्क्यू से लेकर सरकार बनी तक आपको टिक लगा लेना अपने बुक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक लिखा। ये यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये जो लिख दिया वो यूपीएससी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किन दार्शनिक ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सिद्धांत दिया। बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज और लेखक का नाम मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक दार्शनिक थे। और ये सबसे पहले कहाँ पर उपयोग हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका जब बटा था, मतलब ब्रिटेन से अलग हुआ था, और वहाँ का जो संविधान बना था वो इसी पे मॉडल पे बना था। अब देखिए इसके आगे
फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों में अमेरिकी संविधान पर दी गई उस व्यक्ति का अधिकार की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी अवसर सैलून की गोष्ठियों पर गर्मा-गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों व अखबारों को लोगों के बीच में जोर से पढ़ा जाता और अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई सोलावा द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक कर के बारे में बात कर ली थी, जो कि कर पास हो चुका था, क्योंकि छोटा कर था, क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं आती, मतलब वो कर तो पास हो चुका था, पुराने कर भी चल रहे थे। अब यहाँ पर एक न्यू कर, ये मध्यम वर्ग के लिए कर आते हैं। ये क्योंकि न्यू वर्ग बना, पढ़े हुए लोग ज्यादा आए, तो मध्यम वर्ग के लिए न्यू कर बनता है। अब देखिए ये क्या है, न्यू वर्ग क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पर जो जॉन लॉक थे, उन्होंने राजा की निरंकुशता का खंडन किया था, और रूसों ने इसी विचार को बढ़ाते हुए उन्होंने सामाजिक अनुबंधन के अधिकार सरकार से पारित करवाया था, प्रस्ताव रखा था। और मोंटेस्क्यू का हमने बता दिया था कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला था, जो कि अमेरिका पे लागू होती है आजकल। आगे देखा जाता है, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों से अमेरिका से संविधान की गारंटी प्रेरणा की मुख्य सूरत बनी। यानी फ्रांस, जो मोंटेस्क्यू जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, उन्होंने उनकी जो बुक मतलब विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका वो अमेरिका में लागू, और अमेरिका से इसी संविधान को देखते हुए जो फ्रेंच थी उनकी भी संविधान कुछ इसी टाइप से बना, और महत्वपूर्ण स्रोत इसी से निकला था। अब आगे, अब दार्शनिकों जो लोग थे वो भी एक आम आदमी थे, वो भी खाते पीते सब कुछ थे, वो भी तो एक इंसान थे, भगवान थोड़ी ना थे। तो वो लोग भी मतलब कॉफी हाउस, सैलून, जहाँ पर लोग की भीड़ जुटी होती थी, जहाँ पर लोग मतलब जैसे आजकल ढाबे वाबे लोग बता जुटते हैं खाने पीने के लिए, तो वही अखबार पढ़ते हैं। तो दार्शनिकों के इसी विचार को लोग वहाँ पर मतलब बहस करते थे, मतलब इसी चीज़ पे चर्चा करते थे। और जो लोग थोड़े पढ़े हुए लिखे थे, वो इस अखबारों को, जो इन्होंने पुस्तक मतलब जो पुस्तक था उसको निकाला था, जो मतलब प्रकाश किया था, उस सबको पढ़ते थे, जोर जोर से पढ़ते थे, कि जो जिन्हें पढ़ना नहीं आता था वो भी इसे समझ सकेंगे ये क्या कहना चाहता है। इसी वर्ष के बीच में जो लुई सोलावा था, देखिए अपने गंदी हरकत दिखाने लगा लुई सोलावा ने राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाने के लिए बात की, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उसी अखबार में लिखा था, लोगों ने पढ़ा, दार्शनिकों को साथ। अब अगले दिन हम आपको क्रांति की शुरुआत की चैप्टर बढ़ाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने आपको मध्यम वर्ग के बारे में बताया, हमने आपको 18वीं शताब्दी में उभरते हुए मध्यम वर्ग, सभी वर्ग, कृषि वर्ग और फ्रांसीसी समाज के बारे में बताया। हमने आपको बेस्टाइल फोर्ट के बारे में बताया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। स्टेट्स कैसे होते थे, स्टेट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। सब चीज़ हमने आपको होमवर्क भी दिया है। सब आ जाइए, आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट। तो अगली वीडियो में अगले लेक्चर में हम आपको क्रांति की शुरुआत के बारे में बताएंगे। और जिन्होंने अगर बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं देखा है, वो जरूर से बायोलॉजी का पहला चैप्टर देख लें। और जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक नहीं है, वो जरा इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास 9 के 10th के बोर्ड से मतलब बोर्ड के लिए आप अच्छा एक यूट्यूब चैनल खोज रहे हैं, जिसपे एक्सप्लेन करके हर टॉपिक को मतलब तोड़ के अच्छे से समझाया जाए, हर टॉपिक को एकदम फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाए। आपको एनसीईआरटी नोट्स, सोल्यूशन, क्वेश्चंस, और साथ में आप जिस प्रकाशन का आपका बुक लगता है उसके नोट सोल्यूशन जो है वो भी आपको दिए जाए। तो इसी चैनल पे आपको, यानी ब्रेन फॉग स्टडी में, किसी स्टडी में, ब्रेन फॉग स्टडी पर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कितनी पसंद लगी इसे आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि हमारी है क्रांति की शुरुआत, इसका टॉपिक 2 है। तो अब हम फटाफट से आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।